नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि मैं संस्कृत रीट और संस्कृत सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए आपको पूरी की पूरी क्लासें निःशुल्क देने जा रहा हूं। उसकी आज ये प्रथम क्लास है और यहाँ हम संस्कृत विषय को लेकर हमारी परीक्षा में क्या रणनीति रहनी चाहिए, हम रीट में यदि संस्कृत विषय चुनते हैं तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, उसके पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम में आने वाली विषय वस्तु के एक एक बिंदु पर हम चर्चा आज यहाँ करेंगे। अभी भी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते ही इससे पहले आप लाइक करें और जैसे ही आप पूरा वीडियो देखते हैं उसके बाद में आप इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, संस्कृत सरस्वती चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी क्लास का प्रथम विधिवत उद्घाटन प्रारंभ करने जा रहे हैं रीट और सीटेट 2020 के लिए। मैंने रीट के साथ सीटेट इसलिए लिया है कि रीट के समान ही सीटेट में भी हमारी संस्कृत के 30 प्रश्न जो हमारा 20% मैटर आता है, दोनों का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा है। स्तर की दृष्टि से सीटेट में थोड़ा भाषा का स्तर थोड़ा उच्च होता है और रीट में थोड़ा भाषा का स्तर निम्न होता है। तो रीट के साथ साथ हम सीटेट को भी ध्यान में रख करके हमारे शिक्षण कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, रीट या सीटेट जो भी एग्जाम हम देते हैं वहाँ पर हमारे लिए दो लेवल होते हैं। एक हम बोलते हैं लेवल प्रथम और एक होता है हमारा लेवल सेकंड। और दोनों ही लेवल में हमें दो भाषाओं का चयन करना पड़ता है। दोनों लेवल में हमें कोई न कोई ऐसी दो भाषाएं जिन पर हमारा अच्छा अधिकार हो, ऐसी दो भाषाएं हमको लेनी होती है, जिसमें से एक भाषा को हम कहते हैं प्रथम भाषा और जिस दूसरी भाषा के रूप में जिसका हम चुनाव करते हैं उस भाषा को दोस्तों हम कहते हैं द्वितीय भाषा। तो यदि आप लेवल प्रथम से हैं तो भी और यदि आप लेवल द्वितीय से हैं तो भी दो भाषाओं का आपको चुनाव करना होता है। इधर भी आप लेवल फर्स्ट से यदि संबंध रखते हैं तो आपको एक प्रथम भाषा का चयन करना है और यदि आप लेवल फर्स्ट में हैं तो भी आपको एक द्वितीय भाषा का चयन करना है। यानी दो भाषाओं का अध्ययन शिक्षण आपको करना होता है। अब दो भाषाओं में से हम कौन कौन सी भाषाओं का चयन कर सकते हैं, उसमें हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मातृभाषा होने के कारण, जन्म के बाद संस्कार होने के कारण हम सब कहीं ना कहीं 95%, 99% हिंदी को चुनते हैं। दूसरी भाषा के रूप में हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम अंग्रेजी को भी चुनते हैं, उसके स्थान पर हम संस्कृत को भी चुन लेते हैं। उर्दू भाषी लोग हैं तो आप उर्दू का भी चयन करते हैं या पंजाबी या और भी सिंधी आदि जो भाषाएं आप उनका भी चयन करते हैं। अब प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा में जिस भी भाषा को एक भाषा आप बना लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने अपनी प्रथम भाषा जो आपकी मातृभाषा है हिंदी को चुना है और द्वितीय भाषा के रूप में बोले साहब हम किसे चुने, तो उसके लिए मैंने आपको अभी भी बोला कि हमारे पास कई ऑप्शन है। यहाँ हम संस्कृत की क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी द्वितीय जो भाषा होगी वो संस्कृत होगी। मैं इस पर भी चर्चा करूँगा कि आखिर हम संस्कृत ही क्यों पढ़ें, हम अंग्रेजी या हिंदी के साथ में द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का ही चुनाव क्यों करें, ऐसा क्या है संस्कृत भाषा में जो हम संस्कृत भाषा शिक्षण करें, या ऐसी कौन सी विशेष बात है संस्कृत शिक्षण में जो आपकी सफलता में आपका सहयोग करती है। तो लेवल फर्स्ट में भी दो भाषाएं हैं और लेवल सेकंड में भी दो भाषाएं हैं। ऑल ओवर हम चर्चा करें पूरे पाठ्यक्रम की तो लेवल फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम आपका होता है वो 5 भागों में विभाजित होता है और उन 5 भागों में दोस्तों दो भाषाएं, मैंने अभी भी कहा आपसे, मान लीजिए आपने एक भाषा हिंदी और एक भाषा आपने संस्कृत या अंग्रेजी जिसका भी है, अभी हम संस्कृत की क्लास पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को ही मानते हुए चलेंगे। और एक आपको पता है कि एक आपकी होती है मनोविज्ञान। ये जो आपके 3 पार्ट हैं लेवल फर्स्ट में, ये सभी पार्ट्स अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के भी आपको पता है 30 प्रश्न आप लेकर जाते हैं, संस्कृत के भी आप 30 प्रश्न जो है पढ़ते हैं और मनोविज्ञान के भी आप 30 प्रश्न पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के 90 प्रश्न और वो भी 150 प्रश्नों में से, यानी लगभग आपका 50% जो कोर्स होता है वो 2 लैंग्वेज और एक मनोविज्ञान को ही जो है कवर करने वाला होता है। यानी 50% के लिए हम जो पढ़ते हैं वो हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान है। कोई अन्य भाषा का चुनाव यदि आप करते हैं तो अन्य भाषा आपकी हो जाएगी। इसके साथ साथ यदि मैं इसमें से आपकी आने वाली गणित की शिक्षण विधियों को जोड़ दूं, पर्यावरण की शिक्षण विधियों को जोड़ दूं, तो शिक्षण विधियां और 2 भाषाओं के साथ यदि मनोविज्ञान का अध्ययन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं 60 से 65% हमारा यहाँ से कवर होता है। लेवल सेकंड में भी यदि आप पढ़ते हैं तो यही आपका प्रोग्राम इधर होता है। इसमें भी यदि मान लीजिए आपने
भाषा का चयन किया हिंदी, उसी प्रकार से एक भाषा के रूप में हम पढ़ेंगे यहाँ मान लीजिए संस्कृत, और उसी तरह से एक भाषा के रूप में हम यहाँ सीखने वाले हैं मान लीजिए जैसे आपका जो तृतीय पार्ट है उसका नाम जैसे मनोविज्ञान। इनका भी यदि हम काउंट करें तो यहाँ पर भी 90 सवाल वही 150 में से आपके हो जाते हैं और 50% कवर आपका लेवल 2 में भी ये करते हैं। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ और आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा में यदि हम दोनों भाषाओं और मनोविज्ञान पर बढ़िया अधिकार कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए तीनों चीज़ें हमारी सफलता में बहुत अधिक साधक हो जाएंगी, बहुत अधिक सहायक हो जाएंगी और हमारा सफलता प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। जबकि यदि हम दोनों भाषाओं और मनोविज्ञान में यदि हम कम अधिकार रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ऐसे हम जो है कहीं ना कहीं आशंकित भी रहते हैं। चलिए अब रीट भर्ती परीक्षा में हम हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का जब चयन करते हैं तो उस संस्कृत भाषा को चयन करने के पीछे कारण क्या है, संस्कृत भाषा आपकी रीट भर्ती परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों दो चीजें हम पढ़ेंगे विशेष रूप से, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी और संस्कृत दो ऐसी भाषाएं हैं। हम शिक्षण करते समय भी चर्चा करेंगे कि संस्कृत जो है मातृभाषा हमारी रही किसी जमाने में जब आर्य हमारे देश में निवास किया करते थे, और संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप में जो है हिंदी का विकास हुआ। दोनों भाषाओं में हम जो अध्ययन करने वाले हैं उस प्रारूप में दो चीजें बड़ी जोरदार हैं। एक तो हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी का भी व्याकरण हमको समझना है, संस्कृत का भी व्याकरण हमको समझना है, और एक पढ़ेंगे हम शिक्षा शास्त्र, जिसको आप शिक्षण विधि के रूप में आप समझते हैं, वो शिक्षा शास्त्र हम दोनों भाषाओं में पढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि हिंदी और संस्कृत के यदि आप व्याकरण को देखेंगे तो दोस्तों लगभग 55 से 60% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों का व्याकरण मैच करता है। यदि आप हिंदी भाषी हैं या हिंदी शिक्षण से आप जुड़े हुए हैं, हिंदी विषय को आप पढ़े अच्छे से, तो आपको लगेगा जैसे 55 से 60% संस्कृत व्याकरण के शब्द, जो तत्सम शब्द जिनको आप बोलते हैं, जो संस्कृत से वैसे के वैसे लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आपका इतना सिलेबस मैच करता हुआ दिखाई देगा। वर्ण विचार से लेकर के, संधि से लेकर के, समास से लेकर के, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अधिकारी, अव्यय जो शब्द होते हैं वो, वाच्य परिवर्तन, बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ी हुई होती है। एक शिक्षा शास्त्र जो आप अध्ययन करेंगे शिक्षण विधि के रूप में, वो लगभग आपका 70 से 75% जो है दोनों का मैच करता है। यदि आप हिंदी शिक्षण विधियों को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि यार मुझे इसका फायदा संस्कृत शिक्षण विधियों में भी हो रहा है, और यदि आप संस्कृत शिक्षण विधियां बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि हिंदी शिक्षण विधियों में भी आपको बहुत अधिक फायदा हो रहा है। और ओवरऑल यदि हम देखें तो लगभग ये मान के चलिए कि 65% सिलेबस हमारा किसी न किसी रूप में हिंदी और संस्कृत का समान दिखाई देता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि हिंदी पढ़ने मात्र से संस्कृत का अच्छा लेवल हो जाता है और संस्कृत पढ़ने मात्र से हिंदी का अच्छा लेवल हो जाता है। मैं यूँ कहूँ कि ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रय संबंध से स्थापित हैं। यदि इधर आप अच्छा करते हैं तो इधर अपने आप ही परिणाम आपका सुधरेगा, इधर आप अच्छा करते हैं तो इधर भी आपका परिणाम सुधरेगा। दूसरी बात, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं, और जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य से शिक्षण कार्य किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपकी अंग्रेजी रही है, 12वीं तक आपकी अंग्रेजी रही है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि तब तो आपको द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही बनाना है। लेकिन मान लीजिए आपने राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र से, जियोग्राफी से या हिंदी साहित्य से या और किसी अन्य सब्जेक्ट से आपने यदि ग्रेजुएशन किया हो तो निश्चित रूप से मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हिंदी के साथ संस्कृत को चुनिए। एक ऐसा विषय है, एक ऐसी संस्कृत जो है, एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल मैथमेटिक्स मेथड्स पे काम करती है। इसमें बहुत अच्छे नंबर आपके कम प्रयास में भी आ जाते हैं। और हम किस भाषा को प्रथम भाषा बनाएं, किस भाषा को द्वितीय भाषा बनाएं, इन सब पर चर्चा हम तब करेंगे जब हमारी वैकेंसी के लिए आवेदन आ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे सामान्य हम हिंदी को प्रथम भाषा और संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुनते हैं। तो हमें संस्कृत दोस्तों इसलिए पढ़नी चाहिए कि दोनों का सिलेबस काफी हद तक मैच करता है। अब हम बात करें, चलिए मान लीजिए हमने संस्कृत चुन ली है और आप इस समय इसका क्लास को ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम संस्कृत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो संस्कृत पढ़ने के समय हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से कितने सवाल आने की संभावना है। एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि हम यदि अपने पाठ्यक्रम को, अपने पढ़ने योग्य विषय वस्तु को ध्यान में रखते हैं, हमें यदि इस बात का ज्ञान हो जाए कि हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, तो समझ लीजिए आधी सफलता हमको मिल गई है। तो निश्चित रूप से मैं भी आप लोगों के लिए सलाह देता हूं कि जब भी हम तैयारी करें
तो हमें तैयारी के समय 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम तैयारी करते हैं तो आप सबको बताएं कि सबसे पहला तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि आप में जिज्ञासा ही नहीं, आप सीखना ही नहीं चाहते, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप इसको आवश्यकता ही नहीं समझते, तो फिर सिखाने वाला भले कितना ही सिखाए, निश्चित रूप से आप सीख ही नहीं सकते। जिज्ञासा के बाद में है जिसके लिए आप जिज्ञासा कर रहे हैं वो वास्तव में हकीकत में आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। इच्छा शक्ति के साथ साथ हालांकि आवश्यकता ही आपकी जिज्ञासा वृत्ति बढ़ाती है, पैदा करती है, फिर भी इन दोनों चीजों का तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जिज्ञासा और आवश्यकता होने पर ही फिर आप प्रयास करेंगे। अब जिस तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि आप क्या पढ़ें, कहाँ कितना आपको अधिक मेहनत करनी है, कहाँ कम मेहनत में भी आपका काम हो जाएगा। ये चीजें आपके दिमाग में व्यवस्थित क्रम से होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम का मेरा मतलब है कि उस पाठ्यक्रम का ध्यान होने के बाद उस पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी विषय वस्तु है वो आपके पास होनी चाहिए। एक सटीक विषय वस्तु आपकी अपनी सफलता में आपके कार्य को चार चांद लगा देती है, आपकी सफलता में वो आपका बहुत अधिक जो है साधक का कार्य करती है। और इन सब के परे एक और चीज जो बहुत जरूरी है उसका नाम होता है दोस्तों मार्गदर्शक या मार्गदर्शन। यानी आप किस रास्ते से जा रहे हैं, यदि आपको निश्चित रूप से ऐसा कोई बताने वाला हो, सहयोग करने वाला हो, उचित सलाह, उचित राह, उचित मार्गदर्शन देने वाला हो, तो निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों से मिलकर आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ मार्गदर्शक का काम मैं कर ही रहा हूँ। इच्छा शक्ति आपकी है, निश्चित रूप से हमें नौकरी चाहिए, बेरोजगारी के दंश से हमें मुक्ति चाहिए, तो इसके लिए तो आप प्रयास कर ही रहे हैं। तो आपकी जिज्ञासा भी है, ये आपकी आवश्यकता भी है। पाठ्यक्रम क्या है वो हम सीख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। उसके आधार पर हम एक एक बिंदु को लेकर सारी विषय वस्तु को आराम से बढ़िया तरीके से हम यहाँ सीखेंगे। अब यदि मैं रीट भर्ती परीक्षा के इस पाठ्यक्रम पर चर्चा करूं कि हम संस्कृत विषय में कौन कौन सी चीजों को यहाँ पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम में यदि मैं अभी बात कर ही रहा था आपसे कि हम 2 भाषाओं के साथ इसका अध्ययन करते हैं और 30 प्रश्नों के लिए हम यहाँ पर जो है रीट में संस्कृत तैयार करते हैं, जो आपके पेपर का 20% होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 20% नहीं होती, क्योंकि यदि आप यहाँ अच्छा सीख लेते हैं तो हिंदी में भी आपको सहायता मिलती है, तो ये अपने आप में ही 35% में तो मान के चलता हूँ। बात करें कि आखिर इस पाठ्यक्रम में हमारा जो प्रश्न पत्र का जो तरीका होता है, जो पूछने का उसका जो तरीका है वो कैसा होता है। दोस्तों प्रश्न पत्र में यदि हम देखें तो प्रश्न पत्र की प्रारूप में सबसे पहले आपका एक छंद रहित जो आता है, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 पंक्ति, 7 पंक्ति, उसको हम गद्यांश के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें एक पार्ट आप देखेंगे गद्यांश का। गद्यांश को आधार मान करके वो आपसे 7 या 8 सवाल करता है और 7-8 सवालों में वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षतः गद्यांश को आधार मानकर 4-5 प्रश्न करता है और बाकी बचे हुए जो 3-4 प्रश्न है वो कहीं ना कहीं सीधे व्याकरण से आते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे अगला जो आपका पार्ट होता है पेपर का, वो कहीं ना कहीं एक पद्य यानी छंद सहित कोई रचना है, उसको हम पद्य कहते हैं। या तो वो पद्य होता है और यदि श्लोक बड़ा है तो कहीं ना कहीं उस श्लोक के टुकड़े करके उस पद्य के अंश को आपके सामने रखता है। यदि वो 7 सवाल आपसे यहाँ करेगा तो फिर वो 8 सवाल यहाँ करेगा, और यदि वो 8 सवाल यहाँ रख लेता है तो वो लगभग 7 सवाल आपसे यहाँ कर लेता है। दोनों के बाद में आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपका शिक्षा शास्त्र पेपर में आपको दिखाई देता है, जिस शिक्षा शास्त्र को मैंने अभी आपसे कहा था कि शिक्षण विधि के रूप में आप जानते हैं। अब इन दोनों तीनों चीजों को यदि हम देखें तो दोस्तों निश्चित रूप से ये 2 जो पार्ट होते हैं गद्यांश और पद्यांश, इन दोनों को आधार मानकर के जो आपके प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं आपके व्याकरण के। और यहाँ आप देखते हैं शिक्षा शास्त्र में वो आपके जो प्रश्न होते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, वो प्रश्न आपके होते हैं शिक्षण की विधियों के। अब यदि इस प्रश्न पत्र के 3 पार्ट्स को यदि मैं मुख्य भागों में बांटना चाहूं तो आपका पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम निश्चित रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी संस्कृत की तैयारी करते समय हम पूरे के पूरे पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखते हैं, उन सब के लिए हम पूरे पाठ्यक्रम को यदि हम देखें, विश्लेषण करें तो इस पाठ्यक्रम के 2 पार्ट मुख्यतः किए जा सकते हैं। इन 2 पार्ट्स में दोस्तों आप देखेंगे एक पार्ट आपका होता है उसको हम बोलते हैं व्याकरण का पार्ट, यानी आपसे जो पूछने वाला है एक तो है आपका व्याकरण, और दूसरा जो भाग आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देखेंगे, उसका नाम है आपकी शिक्षण की विधियों का।
इस प्रकार से आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को उसने दो प्रकार से बांटा है। एक आपका व्याकरण का भाग है और एक आपका शिक्षण की विधियों का या शिक्षा शास्त्र का भाग है। यानी आप जब शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं और यदि आप संस्कृत विषय से तैयारी करते हैं तो वो आपसे संस्कृत भाषा संबंधी या हिंदी भाषा संबंधी व्याकरण और उसके बाद में आपको शिक्षण की विधियां, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करता है। और दोनों का मैंने अभी कहा कि जब हम 15 सवाल यहाँ व्याकरण के करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा शास्त्र के भी कितने सवाल बच जाएंगे? 15। इसमें भी आपको मैंने अभी बोला कि 15 सवाल तो आपके व्याकरण के हैं और वो दोनों जिसको आधार मान करके आपसे पूछेगा वो आपका या तो गद्यांश होगा या फिर आपका पद्यांश होगा। बाकी जो 30 में से आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो शिक्षण विधि की कितने प्रश्न बचे आपके लिए? 15। और 15 प्रश्न को यदि मैं जोड़ूं दोस्तों तो ये आपके हो जाते हैं 30 प्रश्न। एक प्रश्न आपका 1 अंक का होने के कारण 30 प्रश्नों के आपके 30 अंक रीट और सीटेट भर्ती परीक्षा में भाषा संस्कृत के होते हैं। अब व्याकरण के पाठ्यक्रम में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है, कहाँ से हम प्रारंभ करें, कहाँ से पाठ्यक्रम हमको 0 लेवल से दिया गया है और फिर वाया होते हुए कहाँ से पाठ्यक्रम आपका आगे बढ़ता है, उस पर भी हम चर्चा करें। आप सबको पता है कि व्याकरण को भाषा का प्राण कहा गया है। जैसे शरीर में यदि आत्मा ना हो तो शरीर का कोई मोल नहीं रहता, शरीर मृत प्राय या मरा हुआ कहा जाता है। उसी प्रकार से यदि भाषा में व्याकरण ना हो तो भाषा को भी मरा हुआ माना जाता है। भाषा में प्रवेश करने का द्वार है। यदि हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्याकरण सीखनी होती है। किसी भी भाषा का विश्लेषण करना हो तो उसके लिए भी हमें व्याकरण सीखनी। इसलिए स्वीट नाम के जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने कहा है कि व्याकरण वास्तव में भाषा का विश्लेषण है। तो किसी भी भाषा को यदि सीखना है वास्तव में तो हमें सचमुच में व्याकरण ही सीखनी होती है, क्योंकि व्याकरण ही हमको भाषा का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान प्रदान करता है। अब संस्कृत व्याकरण के पाठ्यक्रम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इन चीजों पर यदि हम ध्यान देवें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भाषा की सबसे निम्नतम एक इकाई है और उस सबसे निम्नतम इकाई को उस मूल ध्वनि जिसको आप कहते हैं, उस मूल ध्वनि रूप का जो लिखित रूप है वो वर्ण आपका सबसे पहला टॉपिक होता है। हम पढ़ेंगे आगे जब मैं और भी संक्षेप में और सूक्ष्म रूप में बताऊंगा आपको कि भाषा की सबसे निम्नतम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, जो आवाज रूप में होती है। उसी ध्वनि रूप को जब लिख दिया जाता है तो उसको हम वर्ण कहते हैं। इसलिए हम कई बार कह देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है ना। तो उस वर्ण को हम यहाँ पढ़ेंगे और वर्ण में जो आपका विशेष रूप से पढ़ने के लिए दिया गया है स्वर और व्यंजन का विभाजन। स्वर व्यंजन विभाजन के बाद दोस्तों इसी में आपके लिए वो मुख्य रूप से नाम लेकर के कहता है उच्चारण के स्थान। यानी आप पढ़ेंगे भाषा के सबसे छोटी इकाई स्वर और व्यंजन को, स्वर और व्यंजन के बाद में उनके उच्चारण स्थानों को, और साथ में उन्होंने प्रयत्न के लिए कहा नहीं है, फिर भी यदा कदा प्रयत्न के प्रश्न आपके यहाँ आते हैं। दूसरा है जब हम ध्वनियों को मिला दें यानी वर्णों को मिला दें तो दोस्तों इस प्रक्रिया का नाम होता है संधि। हम कहते हैं कि दो वर्णों के मेल का नाम संधि है। हालांकि संधि में लोप, आगम, विकार, आदेश, कई सारे और भी बहुत सारे हम काम करते हैं। तो भाषा की निम्नतम इकाई वर्ण को सीखेंगे, वर्णों के योग का नाम जिसको हम संधि कहते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों जब संधि से हम कुछ जोड़ते हैं तो पद बन जाते हैं, यानी शब्द बन जाते हैं। और शब्दों की जो जोड़ने की प्रक्रिया है, अनेक पदों को मिलाकर जो एक पद बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम समास है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि हम कई शब्दों के आगे, या यूं कहें कि संस्कृत के हिसाब से कहें तो क्रिया या धातु के आगे कुछ विशेष प्रादि हैं जिनको संख्या 22 पढ़ी गई है, उनका प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों किसी धातु या शब्द के पीछे भी कुछ वर्ण या वर्णों के समूह या समुदाय, शब्द या शब्दांश जोड़े जाते हैं जिनको हम प्रत्यय कहते हैं। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसको दोस्तों आप हिंदी में अविकारी शब्द भी कहते हैं और इन्हीं अविकारी शब्दों का संस्कृत भाषा में व्यवहार में नाम अव्यय होता है। इसके अलावा हम संस्कृत व्याकरण के इस पाठ्यक्रम में किसी भी शब्द, हिंदी के शब्द को संस्कृत में प्रयोग करने के लिए एक प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। यानी संस्कृत का एक नियम है कि हिंदी का कोई शब्द हो या सामान्य इसको हम प्रातिपदिक कहते हैं, तो किसी भी शब्द का हम संस्कृत में सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। राम जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि राम गच्छति, उसको हम किसी न किसी रूप में पद के योग्य या पद बना करके उसका प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए वो कोई शब्द है राम, गोपाल, सीता, अजा, तो निश्चित रूप से हम उसके रूप चलाते हैं जिनको हम शब्द रूप कहते हैं।
यदि मान लीजिए वो क्रिया है, और संस्कृत में हम पढ़ेंगे कि क्रिया वास्तव में किससे बनती है, धातु से, यानी क्रिया का व्यवहार हम धातुओं से करते हैं इससे, और उस धातु के जैसे क्रिया के अनेक रूप होते हैं उसी प्रकार उस धातु के भी संस्कृत व्यवहार के लिए अनेक रूप बनाए जाते हैं, और ऐसा धातु से बनने वाला रूप भी पद कहलाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो या तो किसी क्रिया का रूप यानी धातु का रूप होगा, और या फिर वो यदि धातु नहीं है तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई शब्द रूप होगा, और जिनके रूप नहीं चलते हैं वो ऐसा जो संस्कृत का शब्द है वो अपने आप ही दोस्तों क्या बच जाता है, अव्यय बच जाता है। राम है, रामो, रामः जब आप पढ़ते हैं तो इसके आप रूप देख रहे हैं, राम शब्द है, शब्द के रूप चलेंगे तो वो शब्द रूप कहलाएंगे, वो भी संस्कृत का शब्द बन गया रामः, रामो, रामः। यदि मान लीजिए जाना, खाना, पीना, जैसे गम से गच्छ हो जाता है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, जाने की क्रिया बनाने के लिए मैंने रूप बनाए हैं, वो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति भी संस्कृत में धातु रूप यानी पद कहलाते हैं। लेकिन जैसे उच्चय, निश्चय, एवं, खलु, किल, किंतु, इनके कभी रूप नहीं चलते, ना तो शब्द के रूप में रूप चलते हैं, धातु है नहीं तो चल नहीं सकते, इसलिए ऐसे शब्दों का नाम अव्यय हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक होता है जिसका नाम है कारक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो, संस्कृत यदि विषय उसमें आता है तो उस संस्कृत के पाठ्यक्रम का प्राणभूत जिसको मैं बोलता हूँ या आत्मा जिसको मैं बोलता हूँ वो कारक होता है। उसका कारण क्या है कि कारक अपने आप में एक टॉपिक नहीं बल्कि कई सारे टॉपिक्स का समूह हो जाता है। कारक सीखने मात्र से या कारक को आधार मान करके परीक्षा में कई सारे सवाल आते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो कारक से रिलेटेड सबसे पहली बात हम करेंगे तो कारक को आधार मान करके आपकी परीक्षा में एक प्रश्न, दो प्रश्न आपके आते हैं, उसका नाम है अनुवाद। किसी भी एक भाषा में दिए गए अर्थ को दूसरी भाषा में वैसा का वैसा कहना अनुवाद कहलाता है। तो ये अनुवाद भी कारक को संस्कृत में आधार मान करके आता है। उसके बाद में दोस्तों एक आप पढ़ेंगे जिसमें आपका आता है अशुद्धि संशोधन, यानी आपको कोई भी एक रूप अशुद्ध दिया जाएगा और गलत रूप का आप सही रूप करके वापस संशोधित करके जो शुद्ध रूप लिखते हैं उसको हम अशुद्धि संशोधन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो केवल कारक के आधार पर हो, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। वो शब्दगत अशुद्धि भी हो सकती है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, इन सब से रिलेटेड सामान्य भी अशुद्धि हो सकती है। यानी अशुद्धि का जो अपने आप में दायरा है वो बहुत विस्तृत है। अशुद्धि संशोधन किसी से भी संबंधित हो सकता है, पर ये ज्यादातर जो आपकी परीक्षा मैंने देखा है, मेरा अनुभव रहा है, ये ज्यादातर आपको परीक्षा में कारक को आधार मान करके पूछता है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे एक वाच्य परिवर्तन का अध्याय। वाक्य का ही दूसरा नाम है। कई प्रकार के वाक्य हैं, उन वाक्यों में कारकों की प्रधानता के आधार पर, क्रिया की प्रधानता के आधार पर उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। हिंदी के समान ही आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता की प्रधानता हो यानी क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के आधार पर आते हैं तो आपका कर्तृवाच्य होता है। और यदि मान लीजिए वाक्य या वाच्य का क्रिया का निर्धारण आप कर्म के आधार पर करते हैं तो आपका कर्मवाच्य है। और यदि कर्ता और कर्म दोनों की अप्रधानता रहे, वाक्य में कर्म उपस्थित ना हो, कर्ता का तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिया के बिना कर्ता हो नहीं सकती, तो ऐसा जो वाक्य जिसमें क्रिया की प्रधानता हो यानी भाव की प्रधानता, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसके बाद में ही दोस्तों इनसे ही जुड़ा हुआ जो आपका टॉपिक होता है उसका नाम होता है विभक्ति ज्ञान। संस्कृत में हम सीखेंगे कि हमारे पास संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्ति से ही जुड़ा हुआ एक और विषय हमारा होता है, इसका नाम होता है वचन। और संस्कृत में हमारे पास वचनों की संख्या होती है 3। हिंदी में आप 2 ही वचन पढ़ते हैं, एक के लिए आप सिर्फ 1 वचन पढ़ते हैं, 2 के लिए या उससे अधिक के लिए आप सीधा बहुवचन पढ़ते हैं। जबकि संस्कृत में 1 के लिए 1 वचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है आपका लिंग का ज्ञान। हिंदी में आपके लिंग ज्ञान के लिए 2 ही लिंग पढ़े गए हैं। एक आपके स्त्रीत्व जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहा गया है, पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग कहा गया है। लेकिन संस्कृत में यहाँ लिंग भी 3 है, हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। स्त्रीत्व जाति का बोध कराए उसको स्त्रीलिंग कहा गया है, पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग कहा गया है, और जो स्त्री न पुमान, न स्त्री हो और न पुरुष का बोध कराए उसको हम नपुंसक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में और भी आपकी विषय वस्तु में वहां पढ़ा गया है कि कई सारे शब्द हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे समान अर्थ वाले शब्द जिनको हम पर्याय शब्द कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं।
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम अर्थ होते हैं, उनको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। पर्याय और विलोम के अलावा दोस्तों हिंदी व्याकरण के समान किसी भी जगह व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है उस नाम को हम कहते हैं संज्ञेयते अनेनेति संज्ञा, यानी नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में आपके शिक्षण के लिए रखा गया है। संज्ञा के स्थान पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काम आते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ सीखना है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, वो भी आपको सीखना है। और विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं हिंदी के समान, उसी प्रकार संस्कृत में भी ऐसे शब्दों का नाम विशेष्य शब्द होता है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले सर्वनाम, इन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें बताने वाले, कम या ज्यादा बताने वाले विशेषण, और जिसकी बात करेंगे ऐसे संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के लिए विशेष्य कहलाते हैं। आगे जब हम पाठ्यक्रम को देखेंगे दोस्तों तो वहां पर एक और प्रश्न आपका आता है प्रश्न निर्माण, यानी आपको एक उत्तर दिया होगा और वो कहेगा कि इस उत्तर को आधार मान करके, या हो सकता है कि एक वाक्य रूप में दिया और उसके नीचे किसी शब्द के नीचे रेखांकन करके आपसे कहेगा कि इस रेखांकित पद को आधार मान करके आप प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो जैसे आप अंग्रेजी में WH वर्ड से प्रश्न का निर्माण करते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा में ज्यादातर कै का प्रयोग होता है, कौन, कैसे, कहाँ। वैसे ही हमारे पास भी है किम शब्द का प्रयोग, हम जो किम होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के प्रयोग हम यहाँ करते हैं। इसके बाद में एक आपका होता है लकार। संस्कृत में काल को लकार से कहा गया है, यानी समय और जो काल है उसी का पर्याय संस्कृत में लकार है। और इस लकारों का सीधा संबंध दोस्तों क्रिया से होता है, इसलिए हमको लकार ज्ञान के लिए धातु रूप का अभ्यास करना होता है। अब लकार संस्कृत में कितने हैं, काल कितने हैं, तो वो हम आगे पढ़ते हैं कि उनकी संख्या होती है 10। लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में जो हमें काल दिए गए हैं पढ़ने के लिए, उनकी संख्या है 5। वर्तमान काल के लिए लट लकार का अभ्यास हम करेंगे, भूतकाल के लिए हम लंग लकार पढ़ेंगे, भविष्य काल के लिए नृट लकार पढ़ेंगे, आज्ञार्थक में हम लोट लकार पढ़ेंगे, निमंत्रणा आदि आसी शर्तों में हम विधिलिंग लकार पढ़ेंगे। इन लकारों को परिवर्तन करने का कार्य वो आपसे चाहता है कि जैसे वर्तमान काल की कोई क्रिया है, यानी लट लकार की क्रिया, उसको आप लोट लकार में बदलिए। लट लकार की एक वचन की क्रिया है प्रथम पुरुष की, उसको आप मध्यम पुरुष के लोट लकार में बदलिए। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपको लकार परिवर्तन के वो पूछता है। इसके बाद में जो सेकंड लास्ट आपका विषय वस्तु है व्याकरण में, उसमें एक उसने डाल रखा है पाठ्य पुस्तकानी। इसका मतलब है दोस्तों कि संस्कृत में ऐसी कौन कौन सी संस्कृत व्याकरण से संबंधित, धर्मशास्त्र से संबंधित, स्मृति से संबंधित, वैदिक साहित्य से संबंधित या साहित्य से संबंधित कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो संस्कृत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और उन पुस्तकों के लेखकों का नाम कौन है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम दे दे और कहे कि इसके लेखक का नाम बताइए, तो आपको बताना होता है कि इसके लेखक का नाम कालिदास है। उसी प्रकार से आपसे कह दे कि रामायण के लेखक का नाम बताइए, तो आपको बताना होता है कि रामायण के लेखक का नाम वाल्मीकि है। इन्हीं महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, उसका नाम है सुक्तियां। सुक्ति में आप देखेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो सु उपसर्ग है और उक्ति पीछे शब्द जोड़ा है। सु का मतलब होता है अच्छा या अच्छी, उक्ति यानी होता है कथन, वचन, यानी जो अच्छी बातें कही गई है उनको सुक्ति या सुभाषित कहा गया है। तो इन महत्वपूर्ण पुस्तकों में इन लेखकों, कवियों, महाकवियों, नाट्यकारों, गद्यकारों के द्वारा बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं जो लोक व्यवहार में काम आती हैं, हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं, कई सारे मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाती हैं, हमें वास्तविकता का बोध कराती हैं, गूढ़ अर्थ ज्ञान को हमें बताती हैं। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातों को भी आपकी परीक्षा में वो देता है। जैसे पिछली आपकी रीट भर्ती परीक्षा में आपसे पूछा था, महावीर क्या नाम है, उत्तर रामचरितम की एक पंक्ति देकर आपसे पूछ लिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसी पंक्तियां कई सारी आप देखते हैं, यौन चान सोन महान सत्यमेव जयते। ऐसी कई सारे बहुत ही आदर्श वाक्य रूप में कई सारी सुक्तियां हैं जो आपकी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबों में भी दी गई हैं। उन सबको आपसे यहाँ पूछता है। अंत में दोस्तों एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जो आपके दिए गए पद्यांश को आधार मान करके आपसे पूछेगा, और उसके साथ ही संस्कृत व्याकरण के सभी 15 या 20 प्रश्न जो भी आते हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। उसका नाम है छंद। दोस्तों छंद का संबंध केवल पद्य या काव्य से पाया जाता है, इसलिए कहा कि छंद सहित जो रचना है उसको हम पद्य कहते हैं, और छंद से रहित जो रचना होती है उसका नाम गद्य होता है। दिया होगा, पद्यांश दिया होगा, और उस पद्यांश को देख करके आपसे वो पीछे प्रश्न कहेगा कि अस्मिन पद्यांशे किम छंदः, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। तो फिर आपको उसको देखना है। हम बहुत सरल रूप में इसका पाठन भी करते हैं। तो अंतिम जो प्रश्न आपका वो छंद का होता है।
इस प्रकार से आप सबसे पहले आप ध्वनि या वर्ण, उच्चारण स्थान, प्रयत्न से लेकर संधि से लेकर उपसमास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, अनुवाद, अशुद्धि, संशोधन आदि पढ़ते हैं। यहाँ यदि मैं बात करूं दोस्तों तो मैंने देखा है कम से कम एक और अधिकतम 2 प्रश्न आपके वर्ण में से आते हैं। मैंने देखा हमेशा उच्चारण स्थान का प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया, क का उच्चारण स्थान बताइए, विसर्ग का बताइए, अनुस्वार का बताइए। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा आपको 2, कई बार तो मैंने देखा 3-3 प्रश्न भी इसमें से आए हुए हैं। और ये सीधे प्रश्न आते हैं, ये गद्यांश पद्यांश को आधार मानकर नहीं आते हैं। इसमें भी यदि आप अधिक समझना चाहें तो यूँ भी समझ सकते हैं कि गद्यांश और पद्यांश में से लगभग 5-5 प्रश्न आधार मान करके वो आपसे कुल मिलाकर के 10 प्रश्न तो ये करता है। और उसके बाद में दोस्तों या तो 5 या फिर 5 से अधिक जो प्रश्न आपके व्याकरण के पूछेगा वो सीधे पूछेगा, यानी वो शब्द न तो आपका गद्यांश में होगा न पद्यांश में होगा, बल्कि वो फ्री आपसे पूछेगा। जैसे वर्णमाला में से आपसे पूछ लेगा वर्णों की संख्या पूछिए आपसे कि पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या बताइए। वैसे उच्चारण स्थान पूछ लेगा, प्रयत्न बताइए कितने हैं या इनका अर्थ क्या है, जो भी। तो 5-5 तो क्या है कि गद्यांश से संबंधित ही होते हैं। गद्यांश का कुछ शब्द उठा लिया, संधि पूछ ली। गद्यांश का कुछ क्रिया रूप पूछा, बोलिए इसका लकार परिवर्तन कीजिए। गद्यांश में से कोई विशेषण पूछ लिया, संज्ञा पद पूछ लिया। लेकिन गद्यांश पद्यांश के 10 प्रश्नों के अलावा व्याकरण में 15 प्रश्न आते हैं, तो फिर 5 प्रश्न। और दोस्तों ये भी कोई गारंटी नहीं है कि साहब व्याकरण के 15 ही प्रश्न आएंगे, ऐसी कोई अनिवार्यता भी नहीं है। देखा आपने पिछली बार का पेपर तो फिर भी व्यवस्थित आया, लेकिन व्याकरण के कई बार आप देखेंगे 18 प्रश्न भी आ जाते हैं, 20 प्रश्न भी आ जाते हैं। और इधर जैसे जैसे उधर बढ़ते जाएंगे इधर कम हो जाएंगे। यदि आप उधर 20 प्रश्न व्याकरण के देखते हैं तो 10 प्रश्न आपको यहाँ शिक्षण विधियों के मिलेंगे। उधर 18 प्रश्न देखेंगे तो इधर फिर आपके 12 प्रश्न बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा में विशेष जो रोल होता है ना, वो आपके व्याकरण का होता है। इसलिए इस वाले भाग को हमेशा वो बढ़ा के देता है, ज्यादा आपको प्रश्न इसके पूछता है। दूसरा जो संधि है उसमें भी दोस्तों 2 सवाल, एक गद्यांश आधारित हो सकता है, पद्यांश आधारित हो सकता है, और एक स्वतंत्र प्रश्न आपसे करता है। समास के भी लगभग 1 या 2 प्रश्न आपको वो हमेशा पूछता आया है ना। उपसर्ग में से हो सकता है वो प्रश्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। प्रत्यय में भी दोस्तों 1 से 2 प्रश्न वो हमेशा आपसे पूछता है। शब्द रूप, धातु रूप हो सकता है कि वो आपसे पूछे नहीं पूछे। इसके बाद में क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि कारक के कम से कम 5 और अधिकतम 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। इसलिए अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 2 प्रश्न सीधे कारक से आ जाते हैं, 2 प्रश्न आपके अनुवाद से आ जाते हैं, 1 प्रश्न आपका शुद्धि संशोधन से आ जाता है। और यदि आप रीट लेवल 2 या सीटेट लेवल 2 से परीक्षा दे रहे हैं तो वाच्य परिवर्तन का एक सवाल आ जाता है, विभक्ति का आप देख रहे हैं हमेशा एक सवाल आता ही आता है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर्याय, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रश्न निर्माण, विशेष्य, इनसे कभी कभार प्रश्न आते भी हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। लकार परिवर्तन का आप देखना हमेशा आपको एक प्रश्न मिलेगा, हमेशा परीक्षा में आप एक प्रश्न इसका देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्ण, संधि, समास, प्रत्यय, लकार परिवर्तन और कारक जिसमें आप अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन और विभक्ति, लिंग वचन आदि का ज्ञान करते हैं, इनके निश्चित रूप से आपके प्रश्न आते हैं। पूरे व्याकरण के सिलेबस पर यदि आप दृष्टि डालें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कारक है। इसी को आधार मान करके आप अनुवाद सीखते हैं, इसी को आधार मान करके आप अशुद्धि आदि सीखते हैं। एक शिक्षक में क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी कौन सी विशेष बातें हैं, कौन सी खास बात है, तो आप देखेंगे शिक्षण विधि में हम आगे चर्चा करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षण करते समय या एक अच्छे अध्यापक में जो सबसे जोरदार का गुण या अति आवश्यक जो गुण है वो ये होता है कि उसका विषय पर अधिकार होना चाहिए। यदि आपके पास में ज्ञान ही नहीं है, विषय पर अधिकार ही नहीं है, तो फिर बताइए आप संप्रेषण किसका करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे क्या जब आपके पास अधिक ज्ञान ही नहीं है। तो दूसरी बात, यदि आपके पास में मान लीजिए ज्ञान बहुत है लेकिन उस ज्ञान का संप्रेषण करना आपको नहीं आता है, आप अपने ज्ञान को शिक्षण की अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे तक पहुंचाने में ही असमर्थ हैं, तो फिर बताइए उस ज्ञान की भी कोई सार्थकता नहीं है। तो व्याकरण क्या है? भाषा का ज्ञान रूप है, और उस व्याकरण के ज्ञान रूप को अभिव्यक्ति के द्वारा, अभिव्यक्ति के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से कैसे शिक्षक अपने छात्रों तक पहुंचाता है, वो सारा का सारी बातें जो है आप सीखते हैं, उसका नाम ही शिक्षा शास्त्र होता है, जो ये बताता है कि एक अध्यापक अपने छात्रों तक अपनी विषय वस्तु को किस रूप में, किस प्रकार से, नियोजित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार से संप्रेषित कर सकता है, जिससे छात्र बहुत अच्छा सीख सकता है। तो इस व्याकरण के बाद में जो शिक्षण विधि का टॉपिक है दोस्तों,
मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि कुछ जरूरी नहीं कि 15 सवाल ही शिक्षण विधि के हैं, कम भी हो सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 11, 8, 9 तक भी आ सकते हैं। अब शिक्षण विधि में जो आपके प्रश्न आएंगे उनकी चर्चा यदि हम करें तो शिक्षण विधि के सारा जो आपका पाठ्यक्रम है उसको उसने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले तो उसने देख रखा है या डाल रखा है शिक्षण की विधि का पाठ, यानी संस्कृत में कौन कौन सी शिक्षण विधियां काम में ली जाती हैं, संस्कृत शिक्षण के समय कौन कौन सी युक्तियां, कौन कौन सी योजनाएं शिक्षक छात्रों के साथ अंत्यक्रिया के समय प्रयोग में लेता है, तो वो ऐसी कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं। शिक्षण का तात्पर्य हम आगे सीखेंगे। शिक्षण में शिक्ष धातु है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना, और उसी से बना है सीखने और सिखाने के भाव में है एक लुट प्रत्यय होता है, उसका मतलब है सीखने का भाव या सिखाने का भाव। जब अध्यापक और छात्र के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर या किसी उद्देश्य को लेकर के एक सार्थक चर्चा होती है, उस सार्थक चर्चा का नाम एक सार्थक अंतःक्रिया होती है जिसमें दोनों सक्रिय रहते हैं, उस सार्थक अंतःक्रिया का नाम ही शिक्षण होता है। और उस शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक अपने छात्र के अधिगम को उन्नत बनाना चाहता है, अपने छात्र के अधिगम को और अधिक अच्छा बनाना चाहता है, छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन चाहता है। वो ये चाहता है कि जो मैं बच्चे को सिखाना चाहता हूँ बच्चा वो सीखे। उसके लिए उनको कुछ युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं। उन योजनाओं और युक्तियों का नाम ही शिक्षण की विधियां हैं। शिक्षण विधि के जो प्रश्न आपके रीट और सीटेट में आते हैं उनका प्रारूप भी थोड़ा अलग होता है। एक तो दोस्तों आप देखेंगे कि शिक्षण विधि में हम सामान्य चर्चा करते समय हम देखते हैं कि एक तो संस्कृत शिक्षण की विधियां, यानी संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जा सकती हैं। संस्कृत आज की भाषा नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही एक धारा में प्रवाहमान एक भाषा है, इसलिए इसको दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा भी कहा गया है। देववाणी, देव भाषा, भारतीय आदि कई सारे शब्द हम उनके लिए प्रयुक्त करते हैं। तो एक तो होती है सामान्य संस्कृत भाषा जो है, उस भाषा को सीखने की कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती होंगी। दोस्तों इन सारी विधियों को जब हम आगे पढ़ेंगे तो सारी विधियों को हम मुख्यतः 2 और विशेषकर हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो प्राचीन विधियां होती हैं, उन्हें प्राचीन विधियां कहते हैं, या दूसरा नाम जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं परंपरागत विधियां होता है। और कुछ विधियां ऐसी हैं जो प्राचीन नहीं बल्कि नवीन है, यानी प्राचीन के कुछ विधियों में कुछ दोष होने के कारण धीरे धीरे हम नवीनों कुछ युक्तियों की तरफ बढ़े, उन्हें नवीन विधियां कहते हैं। और आजकल तकनीकी का प्रवेश हो जाने के बाद दोस्तों इन विधियों का नाम नवीनतम विधियां हो जाता है या नवीनतम उपागम हो जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शिक्षण है, दल शिक्षण है आदि है। अब प्राचीन शिक्षण विधियों में संस्कृत कैसे, मतलब कहने का मतलब कि संस्कृत कैसे पढ़ाई जाती होगी, उसमें हम आगे जाकर के पढ़ेंगे सीखेंगे, जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी मेथड्स आती है। उसका नाम होता है पाठशाला विधि। यानी प्राचीन काल में पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका था, यानी अपने आप में विधि नहीं बल्कि एक पद्धति, एक परंपरा है। एक गुरु और शिष्य के मध्य पिता पुत्रवत संबंध, अनुशासन को महत्व देने वाली, संस्कार निर्माण करने वाली, चरित्र का निर्माण करने वाली, संस्कृत और संस्कृति का संरक्षण करने वाली जो विधि कही गई है, उस विधि का नाम है पाठशाला विधि। दोस्तों उसके बाद लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के साथ साथ एक और विधि का आविष्कार हुआ जिसका नाम भंडारकर विधि, क्योंकि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इसको दिया था। और इसका दूसरा जो नाम आप पढ़ते हैं उसका नाम है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें व्याकरण के सरल नियम सिखा करके बच्चों के द्वारा अनुवाद का अभ्यास करवा करके बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद में नवीन और प्राचीन के मध्य की एक और मेथड आप देखते हैं जिसका नाम है पाठ्य पुस्तक विधि। हालांकि इस पर हम पढ़ेंगे, कई बार हमें प्रश्न के हिसाब से इसको प्राचीन में मानना पड़ता है और कई बार हम इसको नवीन में मानते हैं। और उसके बाद में नवीन विधियों की शुरुआत होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि आदि विधियों से। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ बहुत सारी प्राचीन और नवीन विधियों को हम क्रमशः आगे पढ़ेंगे। और यहाँ हमसे सीधा प्रश्न ये करता है कि संस्कृत शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ प्राचीन विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ नवीन विधियाँ हैं और कौन कौन सी विधियाँ नवीनतम विधियाँ हैं।
इन विधियों में भी दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण की कौन सी विधि किस हिसाब से अच्छी मानी जाएगी। संस्कृति और संस्कृत का संरक्षण करना है तो पाठशाला का कहेंगे हम। संस्कार निर्माण की बात होगी तो पाठशाला के लिए कहेंगे हम, है ना। उसके बाद में हमसे कहेगा कि संस्कृत शिक्षण की सबसे बढ़िया विधि का नाम बताइए, तो फिर हम कहेंगे कि संस्कृत शिक्षण या किसी भी शिक्षण की सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विधि कही गई उस विधि का नाम प्रत्यक्ष विधि है। और आप सब जानते हैं कि चाहे आप हिंदी शिक्षण कर रहे हो, चाहे आप अंग्रेजी, इसको आप अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं वो कर रहे हो, प्रत्यक्ष विधि का हमेशा एक प्रश्न परीक्षा में आता है। इसके बाद में बहुत सारे नवीनतम उपागम भी है। हम ये अभी संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षण विधियों में दो तरह से विधियों के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। एक तो संस्कृत भाषा की शिक्षण की विधियां बताइए, तो उसको हम 3 तरह से आगे पढ़ेंगे। अब संस्कृत शिक्षण में हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में भी कई सारे सोपान अलग अलग पढ़े गए हैं, यानी वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विभाजन के आधार पर हम पढ़ते हैं। यानी संस्कृत में हम गद्य भी पढ़ते हैं, जो छंद रहित रचना है वो गद्य है। संस्कृत में हम जो छंद सहित जो रचना होती है उसका नाम पद्य है। संस्कृत में मैंने अभी भी आपसे कहा कि संस्कृत या किसी भी भाषा का जो प्राण है उसका नाम व्याकरण है। किसी भी अभिनय को आधार मान करके लिखी गई जो रचना है वो आपका नाटक होता है। और एक भाषा से दूसरी भाषा में जो आप करते हैं अर्थ को परिवर्तन, वो आपका अनुवाद है। यानी किसी भी भाषा में 5 विधाएं आपको निश्चित रूप से मिलती है। यदि आप हिंदी शिक्षण कर रहे हैं तो भी आपको ये मिलेंगी, संस्कृत शिक्षण कर रहे हैं तो भी आपको ये मिलेंगी। और फिर संस्कृत भाषा के अलावा इन सबको अलग अलग हमको सीखना होता है। उदाहरण के लिए आपसे प्रश्न करेगा कि बताइए गद्य शिक्षण की अच्छी विधियां कौन सी है, अध्यापक पद्य पढ़ाते समय कौन सी श्रेष्ठ विधियों का अनुकरण करे, व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, और नाटक सीखने की सिखाने की अच्छी विधि कौन सी है, अनुवाद की अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों इनकी पृष्ठभूमि से लेकर के गद्य होता क्या है, गद्य के भेद क्या है, गद्य की विधियां क्या है, ऐसे प्रश्न आपसे करता है। मैं आपसे कहूं कि जैसे गद्य की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, सामान्य रूप से आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कह देंगे गद्य की सबसे बढ़िया विधि का नाम उद्बोधन विधि है। पद्य का नाम आते आपके दिमाग में दंडान्वय खंडान्वय आ रहा होगा कि पद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम खंडान्वय है। खंडान्वय से आप नहीं पढ़ा पाते हैं तो फिर दंडान्वय का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार व्याकरण का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में आगमन और निगमन, दोनों संयुक्त रूप से आगमन निगमन जो विधि उसका नाम आता है। नाटक शिक्षण का नाम लें तो रंगमंच विधि सामान्य रूप से बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। कक्ष में पढ़ाते समय हमसे पूछेगा तो फिर हम कक्षा अभिनय विधि को श्रेष्ठ बताएंगे। और इसके बाद में यदि हमसे कहे कि अनुवाद की श्रेष्ठ विधि बताइए तो हम उस हिसाब से अनुवाद के लिए बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग संस्कृत के जो अवयव हैं, भाग हैं, संस्कृत के जो तत्व हैं, उन सब की अलग अलग विधियां पूछने पर भी हमें अलग अलग उत्तर बताना होता है। इसके बाद में भी दोस्तों आजकल परीक्षा में और ज्यादा अपडेशन हो गया है, परीक्षक हमारी सोच से और ज्यादा आगे बढ़ गया है और वो हमको बताता रहता है, कुछ पूछता रहता है, हम यहाँ तक याद करते हैं, थोड़ा वो और आगे बढ़ जाता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए संस्कृत शिक्षण में गद्य के लिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि अच्छी मानी जाती है, बताइए पद्य शिक्षण के समय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर कौन सी विधि अच्छी मानी जाती है। फिर आपके प्रश्न का अपने आप उत्तर बदल जाएगा। गद्य में आपसे पूछेगी छोटे बच्चों को सिखाना है जिसमें आप पढ़ते हैं पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से 3, प्राथमिक कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं 1 से 8 को, फिर हम कहते हैं माध्यमिक जो है आपका 9 से 12, या इस तरह से मतलब अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न करेगा। तो गद्य के लिए छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि का अनुकरण करेंगे, हम कहेंगे उद्बोधन विधि का नाम आएगा। पद्य आप पढ़ा रहे हैं तो फिर आप दंडान्वय खंडान्वय का आश्रय नहीं लेंगे। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर आप गीत विधि का आश्रय लेंगे, बच्चे को हम गाकर सुनाएंगे। पद्य का मुख्य उद्देश्य भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि गद्य शिक्षण का पद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका रसानुभूति या रसास्वादन होता है। बच्चे ने गाया, आपने गवाया, पहले आपने आदर्श वाचन के रूप में स्वर वाचन किया, फिर आपके साथ साथ बच्चे ने आपका अनुकरण किया और उसको भी आनंद आया, फिर सामूहिक रूप से भी आपने स्वर वाचन करवाया। उसी प्रकार व्याकरण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो नवीन शब्दों के ज्ञान के साथ शब्द की शुद्धता, अर्थ ज्ञान आदि होता है। लेकिन छोटे बच्चे को यदि आप सिखाना चाहते हो फिर आगमन निगमन से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत जिस विधि को आप नाम देते हैं उस विधि से काम करना पड़ेगा। यानी पाठ पढ़ाते समय, गद्य पद्य नाटक आदि पढ़ाते समय लगे हाथ ही हम व्याकरण का ज्ञान दे देंगे। एकदा एकः सिंह आसीत ऐसा पढ़ा रहे थे, एकदा शब्द को उठा लिया, कह दिया बेटा देखो ये अव्यय होता है, अव्यय के रूप नहीं बनते इसलिए एकदा हमेशा एकदा की तरह ही प्रयुक्त होता है। तो गद्य पद्य नाटक आदि पढ़ाते समय छोटे बच्चों को भाषा संसर्ग से सिखाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लेवल चेंज कर देंगे तो भी हमारे प्रश्नों का उत्तर बदल जाएगा।
तो दोस्तों प्रथम जो शिक्षण विधि का टॉपिक उसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि और एक पढ़ेंगे संस्कृत के विभिन्न जो गद्य पद्य आदि भाग है, व्याकरण आदि भाग है, उनके शिक्षण की विधि। संस्कृत शिक्षण विधि में ही एक हमारे पास में टॉपिक दिया है, उसका नाम है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। हालांकि उसने कहा सिद्धांत के लिए है, पर मैं समझता हूं दोस्तों सिद्धांत जहां है वहां अपने आप ही सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो हम दोनों का अभ्यास यहाँ करेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत कौन है और शिक्षण के सूत्र कौन है। मैं थोड़ा बताने का प्रयास भी करता हूँ कि सिद्धांत और सूत्र में थोड़ा सा भेद होता है। एक शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक जिन जिन बातों का ध्यान रखे, पढ़ाते समय अपने मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें साथ लेकर चले, जिनके आधार पर शिक्षण कार्य चलता है, उनका नाम होता है सिद्धांत। उदाहरण के लिए जैसे मैं पढ़ाते समय सभी प्रकार के बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रख रहा हूँ, सरल विषय वस्तु भी दे रहा हूँ, सामान्य औसत विषय वस्तु भी दे रहा हूँ और कठिन विषय वस्तु प्रतिभावान बच्चों के लिए दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा हूँ। सिद्धांत का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में आकर के अध्यापक सबसे पहले मौखिक कार्य करवाता है, मौखिक कार्य के बाद श्रवण और भाषण के बाद में पठन और लेखन का कार्य करवाता है। इसका मतलब अध्यापक लेखन में पहले मौखिक कार्य को प्रधानता देता है, मौखिक कार्य के बाद में फिर पठन और लेखन को प्रधानता देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया आपका मौखिक से लिखित की ओर सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। जन्म के बाद भी आप और हम सब सुन करके फिर बोल करके फिर बाद में पढ़ और लिख करके सीखे हैं, तो उसी स्वाभाविक क्रम का अनुकरण हमें करना चाहिए। तो शिक्षण करवाते समय जिन जिन चीजों का मुझे ध्यान रखना है, शिक्षण करवाते समय जिन जिन बातों का मुझे ध्यान रखना है कि शिक्षण के समय वो मेरे मस्तिष्क में हमेशा बनी रहे, वो तो कहलाते हैं शिक्षण के सिद्धांत। दूसरा है आपका शिक्षण के सूत्र। शिक्षण कार्य कैसा हो, उसकी गति किस प्रकार से हो, उसका प्रवाह कैसा हो, वो कहलाते हैं आपके शिक्षण के सूत्र। जैसे हमारा शिक्षण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, हमारा शिक्षण जो है ज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए। कक्षा में जाने के बाद शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके नवीन ज्ञान से उनको जोड़ता है, जिसको आप प्रस्तावना बोलते हैं। तो वो एक ज्ञात से अज्ञात का क्रम हो गया है। हम बच्चे को पहले पूर्ण रूप में सारी विषय वस्तु सामने रखें, जो अपने पाठ्य योजना आप लोग देखते हैं, गेस्टाल्ट का जो आप सिद्धांत पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, कि सारी विषय वस्तु पहले बच्चे को पूर्ण रूप में दी जानी चाहिए और पूर्ण रूप के बाद में बच्चे के फिर एक एक अंशों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये भी अपने आप में एक शिक्षण का सूत्र है, जिसको आप कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। इसी प्रकार दोस्तों आगमन है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर जाना चाहिए, फिर हम पढ़ते हैं निगमन, जिसमें आप नियम से उदाहरण की ओर आते हैं। तो ऐसे शिक्षण सूत्र और सिद्धांतों को आधार मान करके भी आपसे परीक्षा में प्रश्न करता है। यदि आप लेवल 2 से संबंध रखते हैं, यानी आप लेवल 2 से परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक और विषय वस्तु में आपका बढ़ जाएगा, उसका नाम है संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। यानी शिक्षण करते समय, शिक्षण के समय बच्चों की अभिरुचि को जागृत करने के लिए, अभिरुचि बनाए रखने के लिए, बच्चों का ध्यान शिक्षण में लगाए रखने के लिए अध्यापक बीच बीच में कई सारे प्रश्नों का सहारा लेता है, जिसके द्वारा वो अपने पाठ को तो आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ के साथ बच्चों के ध्यान को भी जोड़ने का कार्य करता है। बच्चे लगातार सन्नद्ध सावधान होकर के शिक्षण में जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको कहा गया शिक्षण के समय अभिरुचि बनाए रखने के प्रश्न। यानी इनका जो प्रारूप होता है वो प्रश्नों के जैसा होता है। ऐसी कौन कौन सी, अच्छा सीधी भाषा में मैं आपसे कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वास्तविक इनका जो अर्थ होता है वो मात्र प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि शिक्षण के समय अध्यापक अपने बच्चों का ध्यान अपने शिक्षण कार्य में चाहने के लिए कौन कौन सी चीजों का सहारा लेता है, ऐसे कौन कौन से कार्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो अपने बच्चों को शिक्षण कार्य में जोड़े रखता है। उदाहरण के लिए मैंने अभी भी आपसे कहा था कि कक्षा में जाते ही अध्यापक बच्चों की पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न करके भी बच्चों को जोड़ने का कार्य करता है। बच्चों को लगता है इतने सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं गुरुजी, तो हमको आता है। ऐसे प्रश्नों का नाम आप सबको याद आ रहा होगा, प्रस्तावना के प्रश्न हैं। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना प्रश्नों के अलावा भी कई छोटे छोटे प्रश्न शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के समय करता है, उनको आप बौद्ध प्रश्न भी कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कई सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, कुछ प्रश्न शिक्षक ने पूछा, बच्चे ने जवाब नहीं दिया। फिर मुख्य प्रश्न के उत्तर की खोज में भी अध्यापक कई सारे प्रश्नों का सहारा लेता है, इसको हम कहते हैं अन्वेषण प्रधान प्रश्न या खोज प्रश्न। ये भी एक युक्ति है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों से उत्तर निकलवाता है और उस शिक्षण में अपने बच्चों को जोड़ता है।
जिसको आगे जाकर हम 5 प्रकार से यहाँ पढ़ते हैं। जैसे बच्चे को अनुबोधन का नाम देते हैं, प्रश्न करने के बाद थोड़ा सा उत्तर का इशारा दिया, बच्चे ने जवाब दे दिया। अधिक सूचना प्राप्ति का कार्य होता है, इसमें आप देखेंगे पुनः निर्देशन होता है, पुनः केंद्रण होता है और समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि। 5 प्रकार के अन्वेषण या खोजपूर्ण प्रश्न, सहायक प्रश्न, पूरक प्रश्न आदि जो आपके होते हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं। शिक्षण करवाते समय बच्चों को जोड़े रखने के लिए आप में एक प्रश्नोत्तर कौशल भी होना चाहिए।